हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन बैंक का चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स। उसमें जो भी सवाल हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने हमको प्रोवाइड किए हैं, तो हम उसकी तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। आइए तो हम लोग मिल करके उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है आपका चैप्टर 1, इसका मैंने प्रिंट निकाल लिया है। आइए, हम जब भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो उसके हर चैप्टर के 2 हिस्से करेंगे। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2 हिस्से करेंगे। जो पार्ट 1 होगा उसमें MCQ, VSAQ और आपका SA1 होगा, और जो आपका पार्ट 2 होगा उसमें SA2 और आपका LA होगा। ठीक, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका SA2 और LA है इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का एक साथ कंपाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराना है ये। ठीक है, चलिए आइए। तो चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स, आइए हम लोग MCQ से स्टार्ट करते हैं। MCQ के सवाल दे दिए गए हैं, जवाब भी वहाँ पर दे दिए गए हैं, लेकिन फिजिक्स है भाई, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जो MCQ के न्यूमेरिकल्स है वो तो मुझे बताना पड़ेगा, तो एक एक करके सभी करा देता हूँ मैं आपको। अ डाइवर इन अ स्विमिंग पूल, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डाइवर इन अ स्विमिंग पूल बेंड्स हिज हेड बिफोर डाइविंग। ऐसा क्यों करता है डाइवर? जो डाइव करता है, जो क्या करता है स्विमिंग पूल में, क्या करता है, कूदता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर कहते हैं। जो डाइव करता है, तो डाइव करता है तो वो कूदने से पहले अपने हेड को क्या करता है, बेंड करता है। बेंड करने से क्या होगा, अगर ये डाइवर है, ये हमारा ऐसा डाइवर है और ये ऐसे होगा, इसका ये एक्सेस क्या अबाउट वो बीच रास्ते में क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है ना। तो अभी इसके हेड से इसका जो एक्सेस से डिस्टेंस है वो क्या है, R है, या R1 बोल दो। अगर वो अपने हेड को बेंड करेगा, हेड को क्या करेगा, अगर वो बेंड करेगा, तो हेड को बेंड करने से क्या होगा, ये आपका एक्सेस है, एक्सेस से हेड का जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस ये है, यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है, R2 है। अब डिस्टेंस कम हो गया, तो अगर एक्सेस से डिस्टेंस कम हो जाएगा तो डिस्टेंस कम होने से क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या होता है, mr² होता है, इंटीग्रेशन अगर आप ऐसे निकालेंगे dmr²। तो अगर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, घुमाने में दिक्कत या घूम रहा है तो रोकने में दिक्कत, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो बीच रास्ते में उसको घूमने में कम दिक्कत आएगी, वो आसानी से घूम सकता है। समझे, क्लियर हो गया। अगर आप बच्चों ने लेक्चर देखा है तो खुद ही ये सवाल का जवाब वो दे सकते थे। नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसे याद कर लो उसको। The angular momentum of a system of a particle is conserved when net external torque is 0। ये तो आपके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट है। अगर कोई सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो हम कहेंगे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अपने को तो पता ही है, तो इसमें क्या बनेगा, आपका ऑप्शन बी बनेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये भी न्यूमेरिकल नहीं है। अ स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग होल्डिंग द अदर एंड। The string is whirled in a horizontal plane with progressively increasing speed. It breaks at some speed because एक स्टोन को एक एंड से क्या कर दिया, स्ट्रिंग के एक एंड से बांध दिया और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। अब इसको प्रोग्रेसिवली क्या कर रहे हैं, इसकी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं। स्पीड बढ़ते जाएगी, स्पीड बढ़ते जाएगी, तो आपको पता है घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, इसको क्या बोलते हैं, mv²/r यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्पीड बढ़ते जाएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर टेंशन प्रोवाइड करता है। टेंशन किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। लेकिन टेंशन तो एक हद तक ही बढ़ सकता है। टेंशन बढ़ते 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 इतना, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर जो आपका टेंशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, इस वजह से आपकी रस्सी टूट जाएगी। अकॉर्डिंग टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहाँ बैठ करके सोचेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और वो उसको मैच नहीं कर पाएगा और उसको बाहर उड़ा के ले जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी आपको इसका जवाब दे दिया गया है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना टेंशन रस्से से मिल रहा है अपने को। ठीक है, चलिए भाई, अब जो है न्यूमेरिकल पार्ट, ये तो आपको मुझे सॉल्व कराना पड़ेगा, तो आइए मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, MCQ 4 क्या कहता है, MCQ 4 कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मतलब यहाँ पर सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल R एट अ डिस्टेंस ऑफ R/2 अराउंड अ रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द लूप इज। तो क्या बोलता है कि आपके पास एक क्या है, ऐसे सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस क्या है बच्चों, इसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है ना, कैपिटल R का रेडियस है। अब ये आगे क्या कहता है, आगे कहता है R/2 के डिस्टेंस पर एट अ डिस्टेंस R/2 अराउंड अ रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द लूप। ये इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है।
समझ में आ गया, उसी के प्लेन में आ रहा है, इमेजिन करना उसी के प्लेन में आ रहा है, उसी के प्लेन में। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है और r/2 के डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस r/2 है, एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अपने को क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये क्या है, ये डायमीटर वाला एक्सिस है, उसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हम लोग जानते हैं क्या होता है डायमीटर के अबाउट, mr²/2। ये आपको मैं करा चुका हूँ, आप जाकर के वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों के दोनों एक्सेस पैरेलल हैं और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r/2 का है। तो अगर दोनों एक्सेस पैरेलल है, उसमें से एक एक्सेस जो है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लग सकता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कोई भी पॉइंट का जिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इज इक्वल्स टू IC प्लस क्या हो जाएगा, mh²। h क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। अब वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट तो r/2 वाला है, r/2 के डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट है, इसको P बोल देते हैं, तो यहाँ पे P लिख देता हूँ मैं। फिर IC क्या है, जो कि डायमीटर से पास हो रहा है, प्लस h मतलब क्या, दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, r/2 द होल स्क्वायर। अब डायमीटर के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का, वो क्या होता है, mr²/2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mr²/4, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं LCM लूंगा, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करूंगा, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके। तो बताइए क्या होगा, 2mr² प्लस mr² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3mr²/4, यानी 3/4 mr², आपका ऑप्शन बी। समझा, क्लियर हो गया। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे जो है देखिए नेक्स्ट पार्ट है, 5th क्वेश्चन इसका कहता है अ 500 किलोग्राम कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। द सेंट्रीपिटल फोर्सेस, आपको बोलता है कार का मास कितना है, 500 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद रेडियस कितना है, 50 मीटर। उसके बाद वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18, 1 2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया। FCP यानी सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, फॉर्मूला क्या है, mv²/r। 500 मल्टीप्लाइड वी का स्क्वायर मतलब 10 × 10 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, 50। ये कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 10 ज़ा कितना हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन, मतलब 1000 न्यूटन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इतनी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, आपका काम आसान हुआ है, ठीक है ना। ये आने से, क्वेश्चन बैंक आने से काम आपका आसान हो गया है, ठीक है ना। इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ के जाओ अच्छे से। अब स्पीड यहाँ पर, साइक्लिस्ट राइडिंग अ बाइसाइकिल विद स्पीड ऑफ 14√3 मीटर पर सेकेंड टेक्स अ टर्न अराउंड अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 20√3 मीटर विदाउट स्किडिंग। Given g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what is his inclination with the vertical? इनके वर्टिकल से कितना इंक्लाइंड है अगर वो क्या करेगा, एक सर्कुलर रोड पे टर्न करेगा। तो स्पीड कितनी है बच्चों, स्पीड है 14√3 मीटर पर सेकेंड, रेडियस कितना है 20√3 मीटर, विदाउट स्किडिंग जा रहा है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने बोला है। थीटा आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिराइव भी कराया है, tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, v²/rg, ये अपना होता है। अब बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है, tan इनवर्स ऑफ v का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 14√3 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 14√3 डिवाइडेड बाय r कितना है, r है 20√3 मल्टीप्लाइड बाय g कितना है, 9.8 है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है बताइए, √3 और √3 क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ये √3 को अभी अपन कुछ नहीं करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा, उसको वैसे ही रहने दो। इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 ज़ा 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा और 2 7 ज़ा 7 7 ज़ा क्या होगा, 49√3 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास क्या है 5 × 9.8 है। 49 2 ज़ा 98 होता है, तो अगर 49 और 9.8 है तो ये क्या होगा 0.2। 5 × 0.2 इज 1, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 5 × 0.2 क्या होगा 1, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स ऑफ √3। √3 कब आता है, 60 डिग्री पे आता है 10 के टेबल में, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये सब आपको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर वो उस पर करा देते हैं क्या, वो जो होता है OBS हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे टीचर्स, वो स्क्रीन दिखती है पीछे और वो ऐसे सॉल्व करते हैं। मुझे मज़ा नहीं आता उसमें, मुझे इसी पे मज़ा आता है, ये मतलब फील आता है इस पर, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, MIT है, ऑक्सफोर्ड है, वो अब भी बोर्ड पे पढ़ाती हैं,
तो कुछ तो रीज़न होगा ना, इससे फील आता है, उससे मुझे फील नहीं आता। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि उस पर पढ़ाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली इतना फील नहीं आता उससे। ठीक है, चल जो भी। हाँ वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, आप लोगों का स्मार्ट बोर्ड, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, लेकिन वो काफ़ी महंगा है, तो इतने रिसोर्सेज नहीं है अपने पास कि भी वो ले लूँ मैं आपको लिए, कि भी लेंगे बाद में जाकर के। अभी पढ़ा तो रहा हूँ ना आपको, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, तो आइए पूरा पढ़ते हैं। बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हैं, कोई कमी तो है नहीं। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? L है। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? L है। ठीक है, फिक्स्ड एट वन एंड कैरीज अ मास स्मॉल m एट दी अदर एंड। ठीक है, एक स्ट्रिंग जो है आपके पास, इसकी लेंथ क्या है? स्मॉल l है, और इस यहाँ पर एक एंड पे क्या रखा हुआ है? स्मॉल m मास रखा हुआ है। स्ट्रिंग जो है कितना रिवोल्यूशन करता है? ये 2 पाई नहीं है बच्चों, 2 बाय पाई है, 2 बाय पाई RPS। ठीक है, अराउंड द वर्टिकल एक्सिस सो द फिक्स्ड एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। ठीक है ना, तो ये क्या कहता है, इसको समझना पड़ेगा। एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है, फिक्स्ड एट वन एंड, कैरी द मास स्मॉल m एट द अदर एंड, स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल, मेक्स 2 बाय पाई RPS टू अराउंड द वर्टिकल एक्सिस थ्रू दी फिक्स्ड एंड। यानी बेसिकली क्या कर रहा है ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा कुछ है, ये कॉनिकल पेंडुलम वाला केस है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कौन घूमता है? कॉनिकल पेंडुलम। समझ में आ गया? तो कॉनिकल पेंडुलम वाला केस है। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसमें आप लोगों को पता होगा ये रेडियस r है, ये लेंथ L है, ये हाइट क्या h है, एंगल 90 है, ये थीटा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि इधर टेंशन होता है, उसके 2 कंपोनेंट कर लेते हैं, नीचे mg होता है, ये हम लोग जानते हैं। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये क्या हो जाएगा? t cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? t sin थीटा। इधर पे क्या लगा दो? इधर पे लगा दो mr ओमेगा स्क्वायर, ये लगा दो। और नीचे क्या लग रहा है? नीचे तो mg लग रहा है। ठीक है ना, अब अपने को निकालना क्या है बच्चों? अपने को निकालना है कि स्ट्रिंग का टेंशन कितना है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया है, यानी मुझे ओमेगा से रिलेट करना है। ओमेगा को कौन बैलेंस कर रहा होगा? टी साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, आप बोलेंगे दूसरा इक्वेशन नहीं ले सकते, ले सकते, लेकिन घुमा फिरा के आंसर क्यों लाने का अपने को? ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ पर जो है अब टी निकालना है, साइन थीटा, तो इस ट्राइंगल में थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट अपॉन, अपोजिट कौन है? स्मॉल r। हाइपोटेन्यूज क्या है? L है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? m यहाँ पर वैसे का वैसा ही है। उसके बाद मास दिया है क्या? यहाँ पर मास दिया नहीं है, मास के टर्म्स में आंसर है। रेडियस r अपनी जगह पर। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई f होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से r क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बताइए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा ml, और उसके बाद जो है आपका ये क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 2 बाय पाई, तो अगर इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 बाय पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 16 ml। 16 ml आंसर है इसका। क्लियर हो गया? समझ आता है? तो इस तरीके से आपको मैंने आपके न्यूमेरिकल जो आपके MCQs थे वो सॉल्व करके दे दिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद? डिटेल्ड सॉल्यूशंस है, कोई भी चीज़ उड़ा नहीं रहा हूँ मैं, ना ये बोल रहा हूँ कि उसको रट्टा मार लो। हर एक चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए। अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे? MCQs के बाद VSAQ स्टार्ट करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क ईच है। ठीक है, चलिए आइए। तो फाइंड द रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, आपको क्या करना है? रेडियस ऑफ gyration निकालना है। किसका रेडियस ऑफ gyration निकालना है? एक डिस्क का निकालना है, यूनिफॉर्म डिस्क का। तो यूनिफॉर्म डिस्क का रेडियस ऑफ gyration निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये एक्सिस के अबाउट ने क्या करना है? इसका रेडियस ऑफ gyration निकालना है। ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूँ क्या होता है। अच्छा पहले बताओ, I इज इक्वल टू mk स्क्वायर, तो जनरल फॉर्मूला है, ये मैं जानता हूँ। और ये जो सेंटर वाला एक्सिस है इसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। समझ में आके बताया था मैंने कि डिस्क का सेंटर वाला और रिंग का डायमीटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। याद कर लो, लेक्चर जिसने देखा है उसको आसानी से समझ में आ रहा होगा। इनको नहीं पता तो वो याद कर लेंगे अभी कि ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2 होता है। m और m क्या हो गया? कैंसिल। तो बताइए k क्या होगा? k हो जाएगा r बाई √2। तो ये अपना क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या निकालना है? रेडियस ऑफ gyration निकाल लिया। ठीक है,
उसके बाद जो है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड ऑन द मास ऑफ द व्हीकल। एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। तो v स्क्वायर बाय आर जी इसका फॉर्मूला होता है। क्या ये फॉर्मूले में कहीं मास आता है, नहीं आता है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द व्हीकल। ठीक है ना। इसके सोल्यूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, कल ही अपलोड कर दिए थे मैंने, आज मैं उसका वीडियो सोल्यूशन आपको बना करके दे रहा हूँ, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। वो जो टेलीग्राम चैनल है, अगर लिंक नहीं वर्क कर रहा है, लिंक दे देता हूँ मैं, अगर नहीं वर्क कर रहा तो आमिर शेख या आमिर शेख 1888 आप लोग सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जा करके चैनल ज्वाइन करिए और नोट्स को देखिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, उसके बाद जो है थर्ड क्या है, थर्ड यहाँ पर कहता है ये ड्यूरिंग आइस बैलेट मतलब क्या, जो आइस स्केटिंग होती है उसमें बैलेट आंसर मतलब घूमते हैं एक टो पे, तो आइस बैलेट के टाइम पे वाइल इन आउटर राउंड्स मतलब क्या, जब एकदम किनारों पे क्या करते हैं, राउंड्स लेते हैं। वाई टू डांसर आउटस्ट्रेच देयर आर्म्स एंड लेग्स, वो अपने आर्म्स और लेग्स को क्यों आउटस्ट्रेच करते हैं, वही कहानी। ठीक है ना, आर्म्स और लेग्स को क्यों वो आउटस्ट्रेच करते हैं, क्योंकि आर्म्स और लेग्स को अगर आउटस्ट्रेच करेंगे तो एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो इससे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया, अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कम करना चाहते हैं तो अगर वो आउटस्ट्रेच करते हैं तो आउटस्ट्रेच होने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, इससे एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। रीजन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये उसका रीजन है। ठीक है, चलो भाई, तो इतना इसमें लिखना और समझना सफिशिएंट है। ठीक है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोल देता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी है मैंने, टेलीग्राम पे जा करके आप देख सकते हैं। उसका जब पूरा आपके नोट्स बना दूंगा तो उसका एक PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर ही दे दूंगा। 1 मिनट, पेपर्स गिर रहे हैं। चलिए, तो अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ठीक है, आगे क्या है इसके बाद, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें दे चुका हूँ, तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। अब जो है टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, आमिर शेख नाम है चैनल का। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/2I, 2 बॉडीज है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I/2I, तो I1 का I है, I2 का क्या है, 2I है। ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली अबाउट द एक्स ऑफ रोटेशन, इफ द काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इक्वल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो आपको बोलता है कि उनके एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, फर्स्ट बॉडी के लिए I1 ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड बॉडी के लिए क्या होगा, I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, हाफ और हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फर्स्ट बॉडी के लिए क्या लिखेंगे, I लिखेंगे ओमेगा 1 का स्क्वायर, सेकेंड बॉडी के लिए क्या लिखेंगे, 2I ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, I और I कैंसिल हो गया, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या आएगा बताइए, द होल स्क्वायर है ये, तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √2, यानी √2 is to 1 आएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आइए अब आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये है, अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 6.4 मीटर, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ मोटरसाइकिलिस्ट एट द बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल। ठीक है ना, अगर सर्कल पे क्या, सर्कल के बॉटम पे अपने को क्या स्पीड चाहिए कि वो क्या करे, अपने सर्कल को कंप्लीट करे, तो V मिनिमम क्या होता है बताइए, V मिनिमम होता है √5rg। V मिनिमम क्या होता है, √5rg। पूरे YouTube पे VCM का इतना कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर नहीं मिलेगा जितना मैंने रिकॉर्ड किया था, कहाँ पर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो आइए इसको हल करते हैं। 5 इंटू रेडियस कितना है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर G का वैल्यू कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। तो बताइए क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इंटू ये क्या होगा, √5, 4 होता तो 2 होता है ना, √5 मतलब क्या होगा, 2.1 समथिंग होगा, समझ में आ गया, 2.1 2.2 समथिंग कुछ होगा मान लेते हैं। तो लगभग 16 दशमलव, देखो 16 के आसपास
17 का कुछ आंसर है। तो आप लोग उसको अपने लॉग लगा करके बोर्ड एग्जाम में निकालेंगे। ये आपको मैंने रफ कैलकुलेशन इसका बता दिया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं कि बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड होती है सर्कल कंप्लीट करने के लिए, √5rg, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने उसको। इसके बाद जो है सेवेंथ क्वेश्चन में कहता है बेंड इन अ लेवल रोड हैज़ अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। लेवल रोड है मतलब यहाँ पर बैंकिंग नहीं हुई है, लेवल रोड है, लेकिन वहाँ पर एक कर्व है, ठीक है ना। तो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ कार टर्निंग दिस बेंड मे हैव विदाउट स्किडिंग। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.8, ये अपने को पूछा है। तो 3 स्पीड्स आपको बताई थी मैंने, एक कौन सी स्पीड, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी बिफोर बैंकिंग, उसके बाद एक आफ्टर बैंकिंग, और एक क्या थी, ऑप्टिमम स्पीड। तो ये बिफोर बैंकिंग वाला केस है क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग नहीं हुई है, लेवल रोड बोला है। तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, √of क्या लगा देंगे, μrg लगा देंगे, यही वेलोसिटी बिफोर बैंकिंग का फॉर्मूला है। म्यू कितना है, म्यू है आपका 0.8 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है, रेडियस है 100 मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू है 10, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा √800, अच्छा ऐसे करो, उसको 10 कर लो, √8 कर लो, ठीक है ना। उसके बाद 10 इंटू क्या कर दो, उसको 2√2 लिख दो, कितना होगा 20 इंटू क्या कर दो, √2 कर दो, 20 इंटू √2 मतलब 20 इंटू क्या होगा 1.41, 20 इंटू 1.4 में लगभग 28 मीटर पर सेकेंड के आसपास, ठीक है, लगभग क्या होगा 28 मीटर पर सेकेंड के आसपास, ठीक है, क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं उसको, तो ये मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर हो गया, समझ में आता है। तो देखो ना 14 2 क्या होगा 28 ही होगा, तो उसी के आसपास आंसर है, ठीक है ना। चलो तो ये आपको समझा दिया मैंने इसका रफ कैलकुलेशन, बाकी आप लोग करते रहो मल्टीप्लाई करके अपने लॉग लगा करके, ठीक है। चलो भाई ये हो गया, चलो अभी SAQ भी कंप्लीट हो गया। अब अपने को क्या करना है, SA1 करना है। SA1 क्या है, 2 मार्क्स ईच, तो 2 मार्क्स ईच वाले सवाल अभी हम लोग हल करते हैं। तो 2 मार्क्स ईच वाले सवाल क्या कहते हैं, आइए। तो इसमें मैक्सिमम तो क्या है, मैक्सिमम तो आपके यही है, क्या है, प्रॉब्लम्स है। एक ही शायद मुझे, हाँ एक ही नज़र आ रहा है सिर्फ, जो कि क्या है आपका ये है, हाँ 2 थ्योरी क्वेश्चंस है, 2 थ्योरी क्वेश्चंस है, फर्स्ट है और थर्ड है, बाकी सब तो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं इसको। फ्लाईव्हील जो है, फ्लाईव्हील एक डिवाइस होता है जो कि रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है, ठीक है, और कई सारे मशीन्स में भी लगा होता है फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील वैसे ही होता है जैसे एक डिस्क होता है, डिस्क मोटा सा होता है फ्लाईव्हील, तो उसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। अ चिप ऑफ इट्स रिम, चिप मतलब उसका एक टुकड़ा, उसके रिम यानी ये एक आउटर जो पार्ट है उससे एक छोटा सा टुकड़ा क्या हो रहा था, टूट करके नीचे गिर जाता है। तो अगर टूट करके नीचे गिर गया तो उसके एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से ही क्या होगा, कुछ हिस्सा इसका टूट करके क्या हो गया, नीचे गिर गया, तो इतना हिस्सा इसमें से क्या हो गया, अभी कम हो गया, ऐसे हो गया, टूट के नीचे गिर गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला है m²। कुछ हिस्सा टूटा मतलब मास कम हो गया, मास कम हो गया मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया मतलब क्या, L = I ω को मेंटेन करना है। क्यों, एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा, कहीं बोला नहीं है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, ये इसका इफेक्ट है। तो अगर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मास कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों देखो प्रोपोर्शनल है। मास कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, आसान है, बिल्कुल घबराने का नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ। इसके बाद जो है, इसके बाद सेकेंड, the moment of inertia of uniform circular disk about a tangent in its own plane is 5/4 mr², where m is the mass, r is the radius of the disk. Find its moment of inertia about an axis through its center and perpendicular to its plane. अब इसको समझना पड़ेगा, ये बोलना क्या चाह रहा है। आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है बच्चों, ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन, मतलब उसके उसी के प्लेन में जो टेंजेंट है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया है। कितना दिया हुआ है, 5/4 mr², ये दे दिया गया है, टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, उसके बाद जो है, उसके बाद आपको बोलता है मास m है, रेडियस ऑफ द डिस्क कैपिटल R है, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन।
आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि उसके सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये एक्सिस के अबाउट इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आईसी निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे एक एक्सिस होगा जो कि इसको पैरेलल होगा। ये कौन सा एक्सिस है, ये डायमीटर वाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीट्रिकल एक्सिस, ठीक है ना। अब डायमीटर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी तो डायमीटर हो सकता है, ऐसे भी, ये भी डायमीटर है। तो इसको ज़रा गौर से देखेंगे आप लोग, तो ये आईसी जो है ये डायमीटर को परपेंडिकुलर है। इमेजिन कर पा रहे हो, ये आपका आईसी है, ठीक है ना। फिर ये आपका क्या है, एक डायमीटर वाला एक्सिस, ये आपका क्या है, दूसरा डायमीटर वाला एक्सिस। और ये तो बिल्कुल क्या है, थिन है, थिन डिस्क है, हम मान रहे हैं थिन डिस्क है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग सकता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आईसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ का आईडी और यहाँ का आईडी, ये दोनों आईडी को ऐड कर देंगे, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर से बताता हूँ, एक इधर पे है और एक आप लोग इधर ले लो, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो डायमीटर ही बनेगा ना, ऐसा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आईसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, आईडी प्लस आईडी। तो आईसी क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा 2 आईडी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, अब सेंटर वाला मुझे निकालना है और डायमीटर वाला हम लोग जानते हैं क्या, उसको देख लेते हैं। तो डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट क्या होता है, डायमीटर वाला एक्सिस ये अपने को निकालना है, ठीक है। ये अपने को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, आईसी अपने को निकालना है। तो आईसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 आईडी हो जाएगा। अब इसको मैं 1 दे देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। अब अगर मैं वो वाला एक्सिस देखूँ जो मुझे यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन है, टेंजेंट वाला और डायमीटर वाला, ये दोनों तो पैरेलल है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर होगा। तो एक डायमीटर से पास हो रहा है और एक क्या है, टेंजेंट पे है। तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आईटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो जाएगा आईडी प्लस क्या हो जाएगा, ये एम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आईटी में जानता हूँ, आईटी कितना है, वो है 5/4 एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आईडी प्लस ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से आईडी मैं निकाल लूँगा, तो बताओ क्या होगा, 5/4 एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आईडी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 5 - 4 यानी एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, क्या, आईडी। तो आईडी क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाय 4। आईडी नहीं निकालना बच्चों, आईसी निकालना है। तो ये आईडी को यहाँ पर पुट कर दो। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आईसी इज इक्वल्स टू क्या है, 2 × आईडी। आईडी क्या है, आईडी है एम आर स्क्वायर बाय 4। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। समझा, क्लियर हो गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको याद ही कराया था कि डिस्क का सेंटर वाला और रिंग का डायमीटर वाला सेम होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। अभी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया यूजिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ विच अ व्हीकल शुड मूव अलोंग अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, और उसका सिग्निफिकेंस भी अपने को बताना है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड की बात किया है, यानी यहाँ पर बैंकिंग की बात नहीं किया है, ठीक है ना। तो अगर बैंकिंग की बात नहीं किया है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, चीज़ों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो बैंकिंग की अगर बात नहीं किया है तो बहुत इजीली अपन क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। कैसे, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड है तो कार को सिर्फ स्पीड टर्न करना है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स का बच्चों फॉर्मूला क्या है, mv²/r। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू mg होगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि वो बैंक्ड नहीं है। m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। v² क्या हो जाएगा, म्यू rg। फोर v मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वही वो हो जाएगा √of म्यू rg, ठीक है, क्लियर हो गया। फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये मास ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता है, और अगर आपको v मैक्सिमम बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो म्यू बढ़ाना पड़ेगा, या तो r बढ़ाना पड़ेगा, तो g बढ़ाना पड़ेगा, और तीनों को बढ़ाने पे अपने को क्या है, नुकसान है, ठीक है। जो भी थियोरेटिकल पार्ट है वो आपको टेलीग्राम पे नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो थ्योरी आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, डेरिवेशन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, क्लियर हुआ। लिखने का काम है, जो पॉइंट्स लिखना है, लेट अस कंसिडर अ बॉडी रोटेटिंग समथिंग, ये सब नहीं कराऊंगा, स्टेप्स ज़रूर करा दूंगा, स्टेप्स पूरे याद करा दूंगा। लिखने का काम, पढ़ने का काम, याद करने का काम आपका है, वो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो
तो इसके मैंने आपको ये स्टेप्स समझा दिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 4th क्वेश्चन। Moment of inertia of a body about a given axis is 1.2 kilogram meter square. Initially, the body is at rest for what duration or on angular acceleration of 25 radian per second square must be applied about that axis in order to produce a rotation coordinating energy of 1500 joule. Information लिख लेते हैं और सॉल्व करवा देता हूँ। Moment of inertia कोई बॉडी का कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बॉडी इनिशियली क्या है, रेस्ट है, रेस्ट पर है, 0 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि इतना आपको एंगुलर एक्सेलरेशन लगाना है कितने टाइम के लिए, कि 1500 जूल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। तो आपको उसका टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर बोला है कि इनिशियली क्या है, ये 0 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। ये तो 0 पे ये चला गया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा 25t। यानी अगर टाइम निकालना है बच्चों तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा कैसे निकालेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो ओमेगा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1500 जूल दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1500। तो बताओ जल्दी से क्या होगा, हाफ इंटू आई कितना है 1.2, ओमेगा का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 1500। अब इसको सॉल्व कराता हूँ मेरे टेक्निक से, जैसे मैं हमेशा रफ कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.2, ये अपने को दिया हुआ है। तो इसको 15 कर लेते हैं, 10⁻² कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, 10⁻⁻1 कर लेते हैं। 3 5 3 4 ये हो सकता है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप लोग इसको भी कैसे करो, 5 2 10, 10 इंटू 10⁻², ये अपनी जगह पर 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। तो सब मिला करके क्या होगा 10⁻⁴/4, ये क्या मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर। तो बताओ ओमेगा क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा 100/2 यानी मिलेगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पुट करो, ओमेगा यहाँ पुट करेंगे तो बताओ क्या आएगा, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा 50 इज इक्वल टू क्या होगा 25t, 25 1 25 2 था, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपको पूरी तरीके से सॉल्व करा दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है ये, और मैं पूरी तरीके से आपकी तैयारी करा रहा हूँ। आप बस ढंग से वीडियोस को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से याद करिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है। चलो आ जाओ। उसके बाद जो है 5th क्वेश्चन, a bucket containing water is tied to one end of a rope of 5 meter long and is rotated in a vertical circle about the other end. Find the number of rotations per minute in order that water in the bucket may not spill. ठीक है ना। अब क्या यहाँ पर बोलता है आपको कि एक बकेट में क्या है, पानी भरा हुआ है। तो इस तरीके से इसको घुमाने का है, पर मिनट नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे कि बकेट में से पानी बाहर की तरफ ना गिरे। तो बकेट में जो पानी होता है वो बाहर की तरफ गिरने का जो चांस होता है वो टॉप पोजीशन पे होता है। वो भी कब होगा, जब रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। टॉप पोजीशन पे देखो टेंशन का फॉर्मूला क्या है, वो है mg cos थीटा प्लस mv²/r, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर टॉप पोजीशन पे थीटा का वैल्यू कितना होता है, एट h हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा कितना होता है 180, बताया था आप लोगों को मैंने, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा कितना होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये देखो, ये यहाँ पर 0 है, फिर ये 90 है, फिर ये आपका क्या है 180। तो थीटा यहाँ पर कितना होता है 180, ठीक है ना। ऐसे अगर आप थीटा काउंट करते जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा 180। तो ये TH क्या हो जाएगा, हो जाएगा mg, हो जाएगा cos 180 क्या होता है -1 प्लस क्या हो जाएगा mv²/r, यानी बेसिकली TH क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mv²/r माइनस mg, ठीक है ना। अब टेंशन को 0 कर देंगे तभी क्या होता है, तभी अपने को क्या हो सकता है, वाटर स्पिल होने के चांसेस होते हैं। टेंशन को 0 कर दो तो क्या हो जाएगा mv²/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, v²/r v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा rg हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो भाई, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू जानते हैं अपन r ओमेगा होता है, तो r² ओमेगा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा rg, r और r कैंसिल, तो r ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा g। तो अपने को ओमेगा क्या मिलेगा बच्चों, ओमेगा मिलेगा g/r का √, ये अपने को ओमेगा मिल गया, ठीक है। ओमेगा ये आ गया। अब ओमेगा नहीं निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ कर देता हूँ उसको मैं,
ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होगा 2πf इज इक्वल टू क्या होगा √g/r। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो होगा 1/2π √ क्या हो जाएगा g/r। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π √g कितना है, g को 10 मानेंगे। रेडियस कितना है, रेडियस आपका 5 है, 5 मीटर इसका रेडियस दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना बचेगा √2 डिवाइड बाय क्या होगा 2π पर मिनट पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा इंटू 60 करना पड़ेगा। ये जो आंसर आया ये आरपीएस में आया। कैसा आया, आरपीएस में आया। अब मैं क्या करता हूँ √2 इसको भी लिख देता हूँ √2 इंटू √2, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, पाई इंटू 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा आरपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये बचेगा 1/√2। 1/√2 इज 0.707 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय पाई। ये आपका आरपीएम में आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3.174 से आंसर करोगे तो 13.37 के आसपास आएगा। सॉल्व कर सकते हो आप लोग, मल्टीप्लाई डिवीजन उतना आप कर सकते हो। पूरा तरीका आपको मैंने समझा दिया है कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल आज के सेशन का, इसके बाद अपन क्या करेंगे पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो क्या है 6th, a body weighing 0.5 kilogram tied to a string is projected with a velocity of 10 meter per second. The body starts whirling in a vertical circle. If the radius of the circle is 0.8 meter, find the tension in the string and the body is at the top of the circle. मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया था VCM में टेंशन निकालने का। वो जनरल फॉर्मूला क्या है, वो जनरल फॉर्मूला है T is equals to m/r Rg प्लस u स्क्वायर माइनस 3gh। ये एक जनरल फार्मूला मैंने आपको दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कोई भी पॉइंट पे टेंशन एट एनी पॉइंट अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही बात, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट पे निकालना है और क्या क्या दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम और रेडियस कितना दिया हुआ है 0.8 मीटर। रेडियस यहाँ पर 0.8 है, मल्टीप्लाइड जी को 10 मान लेते हैं, प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस 3g इंटू एच का वैल्यू कितना होगा। एच का वैल्यू जो है, एच क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन, तो ये एच कितना होगा, ये जो होता है ये एच होता है, तो ये आर ये आर, तो एच इक्वल्स टू क्या होगा 2r होगा। तो ये एच की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2r, और आर कितना है बताइए, आर तो है 0.8 है, तो ये क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 2 इंटू 0.8 लिख दिया इसको मैंने। ठीक है, जी का वैल्यू भी पुट कर दो, कितना है वो 10 है, और ये 3 इंटू। ठीक है, चलो भाई ये 10⁻⁻1 10⁻⁻1 कैंसिल, 5/8 ये हो जाएगा 8, प्लस कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 100, माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.8 इज 8, 8 2 16, 16 3 48। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8, और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 48 विल बी 40 माइनस 40 प्लस 100, मतलब 100 माइनस 40 यानी 60, तो 5/8 इंटू 60। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद इसको कैंसिलेशन करो, 4 2 जा 4 1 जा 4 5 जा। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा बताइए, 15 5 जा 5 5 जा 25 और 5 75 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 37.5 न्यूटन नहीं, हाँ न्यूटन के आसपास ये आंसर होना चाहिए 3.8। तो मतलब अपन ने इसको 10 माना है, 9.8 मानेंगे तो इसमें गड़बड़ है, क्योंकि आंसर अप्रॉक्सीमेटली मेरा जो आएगा वो 38 न्यूटन आएगा, इसमें 3.8 न्यूटन दिया है। कैलकुलेशन तो मुझे लगता है मैंने कहीं गलत किया है, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। मेरा आंसर जो आ रहा है वो 38 न्यूटन आ रहा है, इसमें 3.8 न्यूटन दिया है, चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने आपको यहाँ तक SA1 तक पूरा करा दिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। चैनल को ग्रो करना है और बच्चों को अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देना है। मैंने कहा ना आपसे कि मैं आ रहा हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ बच्चों को अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो कमिंग बैच से मैं 11 से पूरा स्टार्ट कर दूँगा पढ़ाना, शुरू से बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका फिर पार्ट 2 आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे, यानी आपका SA2 और आपका LA। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ऑल द बेस्ट।